आप सभी सम्मानित साथियों को हमारा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान भाग 3 के बारे में। तो चलिए और आज हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है और क्या क्या हमें अधिकार प्राप्त हैं और जो है किस अनुच्छेद के तहत क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारे देश में जो मौलिक अधिकार हैं वह किस देश के संविधान से लिए गए हैं, क्योंकि हमारे देश का संविधान जो निर्मित हुआ है वह विश्व के तमाम देशों से लिया गया है। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं वो जान लेते हैं। वह अमेरिका देश से लिए गए हैं। हमारे देश में जो मौलिक अधिकार हैं वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो चलिए फिर, तो जो मौलिक अधिकार हैं वह भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आते हैं। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में 12 से 35 तक देखने को मिलता है। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उन्हें राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपात लगेगा तब उसमें राष्ट्रपति जी मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों को जो है राष्ट्रीय आपात के दौरान स्थगित किया जा सकता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार थे हमारे संविधान में। 7 मौलिक अधिकारों में से अभी जो है एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया है। अब सिर्फ हमारे 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। हमारे संविधान भाग 3 में वर्णित है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। तो चलिए अनुच्छेद 12 से 35 तक को स्थगित रूप से समझते हैं। अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है चलिए जानते हैं। अनुच्छेद 12 में जो वर्णित है, जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, उनकी परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 में आर्टिकल नंबर 12 में परिभाषा का उल्लेख किया गया है। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 13 में बताया गया है जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनमें संशोधन किस प्रकार किया जा सकता है अथवा उन्हें स्थगित कब किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 13 में ये बताया गया है। अनुच्छेद 13 में ये बताया गया है कि उसमें संशोधन किस प्रकार किया गया है और जो है उन्हें स्थगित कब किया जा सकता है। उसके बाद जो मुख्य विषय आते हैं वह अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक आते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो पहला आता है वह समानता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक वर्णित है। अनुच्छेद 14 में जो बताया 14 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 14 में ये बताया गया है संविधान के अनुसार सभी समान हैं।
अनुच्छेद 14 में ये बताया गया है कि संविधान के अनुसार आप कोई भी है, चाहे जो भी वर्ग के आते हो, चाहे जो भी हैं, आप सब समान हैं। तो देखते हैं अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है। उसके अनुच्छेद 15 की बात करें तो वह बताता है कि किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जात, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी कि वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी नस्ल का हो, कोई भी हो, कहीं भी उसका जन्म स्थान हो, कहीं भी उसका जन्म स्थान हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के अंदर उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह बताता है अनुच्छेद 15 में। तो अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया है, चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 16 में क्या है, देखते हैं और समझते हैं। अनुच्छेद 16 में बताया गया है कोई लोक नियोजन विषय आता है तो उसमें सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 16 के तहत ये बताया गया है कि कोई भी हो, कोई लोक नियोजन जो विषय होता है कि कुछ भी हो तो उसमें उसको सबको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया है, चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 17 में अनुच्छेद 17 के अंतर्गत नई, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अनुच्छेद 17 जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे प्लीज़ आप चाहे नोट कर लीजिए, चाहे लिख लीजिए, चाहे याद कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत, भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। जाति पात, छुआछूत, भेदभाव सब कुछ खत्म किया गया है। यदि कोई इंसान कोई भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार करता है, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए जो दंडनीय अपराध होगा, तो मतलब जो है अगर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत, भेदभाव इस तरीके से का व्यवहार करता है तो वो दंडनीय अपराध में आता है, उसे दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 17 में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसमें अस्पृश्यता का अंत बताया गया है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। चाहे लिख लीजिए, चाहे इसे याद कर लीजिए। और ये जो है किसी भी कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है। तो देखते हैं अनुच्छेद 18 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का वर्णन किया गया है। उपाधियों का अंत किया गया है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ये बताया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है, जो अनुच्छेद 18 में है। बेसिकली उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। यदि कोई दूसरा देश किसी भारतीय को जो है कि कोई उपाधि देता है तो वह बिना राष्ट्रपति की आज्ञा
से उसे ग्रहण नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट आता है अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में जो है कि ये बताया गया है कि हमारे जो मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता उल्लेख था, जो कि अब सिर्फ 6 बचे हैं। यानी कि जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1978 में संपत्ति का अधिकार जो है था ना, तो वो हटा दिया गया है। जो उसके पश्चात हमारे संविधान में अब सिर्फ 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। तो अनुच्छेद 19 की इमेज में वह यह वर्णित है, वह बोलने की स्वतंत्रता है। बोलने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19A के तहत आती है। 19A में वर्णित है कि आप बोल सकते हो, कोई भी कहीं भी बोल सकते हैं। आपको बोलने का अधिकार 19वीं आपको बोलने का अधिकार अनुच्छेद 19 में वर्णित किया गया है, 19 के A में। ठीक है। तो अनुच्छेद B में, अनुच्छेद 19 का B देख लेते हैं, उसमें क्या है। अनुच्छेद 19 के B में वर्णित है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। यानी सभा करने की स्वतंत्रता जो है वह दी गई है अनुच्छेद 19 के B में, कि आप सभा कर सकते हैं। आपको A में बोलने का अधिकार मिल गया, आपको 19 के B में सभा करने का अधिकार मिला है। ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 19 का C में क्या आता है। अनुच्छेद 19 के C में बताया गया है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बना सकते हैं आप कोई भी संघ बना सकते हैं। आपको संघ बनाने का अधिकार है 19 के C में। अनुच्छेद 19 के C में आपको संघ बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 के D में क्या वर्णित है, चलिए देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 के D में ये वर्णित है कि किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, कि आप देश के किसी भी कोने में आ जा सकते हैं। आपको कहीं भी आने जाने की के लिए कोई रोक नहीं लगा सकता है। आप देश के किसी भी कोने में आ जा सकते हैं। अनुच्छेद 19 के D में। ठीक है। तो देखते हैं अनुच्छेद 19 के E में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 19 के E में बताया गया है देश के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में आप निवास कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 19 के E में बताया गया है कि आप कहीं भी निवास कर सकते हैं। भारत के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में आप रह सकते हैं। आपको निवास करने का हक है। उसके बाद आता है 19 का F। तो 19 के F में संपत्ति का अधिकार वर्णित था कि जो अब खत्म कर दिया गया है। ठीक है। तो 19 के G में क्या है, देखते हैं। 19 के G में ये वर्णित है कि कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं जीविका चलाने के लिए। यानी कि जीविका चलाने के लिए आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, ये बताया गया है 19 के G में। ठीक है। जो प्रेस की स्वतंत्रता है वह वर्णित है अनुच्छेद 19 के A में, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता।
जहाँ पर है वही दी गई है प्रेस की स्वतंत्रता। 19 के ए में जो है वर्णित है कि आप बोल सकते हैं, आपको बोलने का अधिकार 19 के ए में प्राप्त हुआ है, उसके तहत आपको वर्णित किया गया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 में क्या आता है, चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। अनुच्छेद 20 की बात करें तो अनुच्छेद 20 बताता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 क्या बताता है, अनुच्छेद 21 में बताया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है 21 में। ठीक है, 21 के तहत आपको ये प्राप्त किया गया है। तो नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 19 का 21 का सॉरी 19 मैंने बोल दिया था, इसके लिए सॉरी। तो अनुच्छेद 21 के का में 6 से 14 वर्ष तक के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगर 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क जो है शिक्षा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 21 के का में। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा और ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है, इसीलिए इसे नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए, आपको जैसे सही लगे वैसा कीजिए। इससे जो है 86वां संशोधन अच्छा हाँ, एक चीज़ और, एक पॉइंट में जो है ये बताती हूँ, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसमें निःशुल्क शिक्षा है और अनिवार्य भी है। ठीक है, इससे 86वां संशोधन 2002 में ऐड किया गया था। 86वां संशोधन था, ये 2002 में ऐड किया गया था। ठीक है, तो देखते हैं अनुच्छेद 22 क्या बताता है। अनुच्छेद 22 की बात करूं तो इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में जो वर्णन किया गया है, इसमें बताया गया है कि कुछ ऐसी दशाएं होती हैं जिसमें व्यक्ति को नहीं गिरफ्तार किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 22 में बताया गया है, वर्णित किया गया है। तो जैसे नंबर 1, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो उसका कारण आपको बताना होगा। और नंबर 2, 24 घंटे के अंदर, यानी कि आने जाने का समय छोड़कर उसके बाद 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के सामने आपको पेश करना होगा। ठीक है, और नंबर 3, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार भी प्राप्त है। वो अपने पसंद के वकील से सलाह भी ले सकता है। ठीक है, ये सब आता है अनुच्छेद 22 के तहत। इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आता है अनुच्छेद 23 से 24 तक वर्णित है। तो देखते हैं 23 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 23 की बात करें तो मानव के दुर्व्यवहार और बालात श्रम का निषेध किया गया है। यानी कि
बालकों को श्रम पे रोक लगाई गई है, प्रतिषेध किया गया है, बालकों से आप काम नहीं करवा सकते। बाल इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद, बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्धस्य ठहराया गया है, जिसका उल्लेख विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। यानी कि आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, ये संविधान के खिलाफ होगा। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक वर्णित है। तो देखते हैं अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया है। चलिए देखते हैं और जानते हैं, पढ़ते हैं। आप लोग भी ध्यान से देखिएगा प्लीज़। आपको जो है मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ। तो देखते हैं अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 24 की बात करें तो अनुच्छेद 24 में वर्णित है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी कारखाने में काम नहीं कर 14 साल से जो कम आयु के बच्चे हैं उनसे किसी भी कारखाने में आप काम नहीं करवा सकते। ठीक है, यह अत्यंत इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसमें यह बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से आप किसी भी कारखाने में काम नहीं करवा सकते, ये वर्णित है अनुच्छेद 24 में। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, चाहे लिख लिए, आपकी मर्जी। तो नेक्स्ट आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक वर्णित है। तो देखते हैं अनुच्छेद 25 में क्या बताया गया है। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 25 में क्या है। अनुच्छेद 25 में है कि आप किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं और उसका धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 में बताया गया है। अनुच्छेद 26 में क्या बताया गया है, चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। अनुच्छेद 26 में बताया गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं तो उसके प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 26 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 27 में क्या बताया गया है, चलिए वो भी पढ़ते हैं। अनुच्छेद 27 में वर्णित है कि आप किसी भी व्यक्ति को टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते यदि उसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है तब। ठीक है, अनुच्छेद 28 में क्या बताया गया है, तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 28 में बताया गया है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यालयों के किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बालात सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। यानी कि किसी भी जो है विद्यालय में कहीं भी ऐसे जगह कोई धार्मिक चीज नहीं पढ़ाई जाएगी। किसी कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ाया जाए। ठीक है, तो संस्कृत तथा शिक्षा संबंधी अधिकार आते हैं अनुच्छेद 19 से 30 तक वर्णित हैं। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 29 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 29 में बताया गया है अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे भी किसी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अनुच्छेद 30 में क्या बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं।
अनुच्छेद 30 में बताया गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है। यह अल्पसंख्यक वर्ग के लिए वर्णित है। ठीक है, इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के लिए बताया गया है कि अपनी इच्छानुसार शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। ये उनका अधिकार है। सरकार उन्हें किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। तो नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 32। तो उसमें क्या बताया गया है, चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिससे हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा और आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा कहा जाता है उपचारों का अधिकार, जो कि आता है अनुच्छेद 32 में वर्णित है। तो इसमें विशेष कर ये बताया गया है कि मौलिक अधिकार प्राप्त हैं भारतीय नागरिकों को। उनका अगर उल्लंघन किया जाता है तो वह अपने अधिकार के लिए सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका संरक्षण कौन है। उनका संरक्षण है उच्चतम न्यायालय। संवैधानिक अधिकार यानी मौलिक अधिकार को संरक्षण अधिकार बताया गया है। एक बार मेन पॉइंट जो है फिर से रिवाइज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो है मेन पॉइंट पहला आता है 12 यानी अनुच्छेद 12। मौलिक अधिकारों की परिभाषा दी गई है। इसमें मौलिक अधिकारों की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 13 में है जो है मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण की विधियां दी गई हैं, यानी मूल अधिकारों को किस प्रकार स्थगन किया जा सकता है या उसमें कोई संशोधन किया जा सकता है, वह अनुच्छेद 13 में वर्णित है। अनुच्छेद 14 में क्या है, चलिए देखते हैं। विधि के समक्ष सभी नागरिकों को समान समझता है। सभी नागरिकों को समानता दी गई है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में जो है धर्म, मूल वंश, जात, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ये प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 15 में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 की बात करें तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन विषय में सभी को समानता दी गई है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे प्लीज जरूर देखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 18 की बात करें तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है और अनुच्छेद 19 के ए में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोषासिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 प्राणदैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23
के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 की बात करें तो अनुच्छेद 24 के तहत आप 14 से कम आयु के बच्चों से कारखाने में काम नहीं करवा सकते। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक वर्णित है। अनुच्छेद 25 में बताया गया है कि किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, किसी भी धर्म मार्ग पर आप चल सकते हैं और उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 में देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 26 बताता है कि धार्मिक कार्यों के लिए आप धार्मिक प्रबंध कर सकते हैं, यानी कि जो आपको पूजा पाठ करना है, जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। अनुच्छेद 28 में क्या बताया गया है, चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 28 की जो है कि सरकारी स्कूल कॉलेज में आप धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। किसी भी सरकारी स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी जो है आप धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। ये आता है अनुच्छेद 28 के तहत, और इसे भी याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो है संविधान की आत्मा कहा गया है। तो देखते हैं अनुच्छेद 32 में संविधान क्या बताया गया है। इसमें दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी आपके मौलिक अधिकार, यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। ये मैंने आज भारतीय संविधान भाग 3 के बारे में पढ़ा और जाना, समझा। मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इसमें हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और बाकी वीडियो तो YouTube पे आप लोग बहुत सारे देखते हैं। तो और आज हम लोगों ने जाना भारतीय संविधान के बारे में, तो फिर जो है वीडियो को एंड करते हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं भाग 4 में, जिसमें जो है अनुच्छेद जो है आगे के अनुच्छेदों के बारे में बात करूंगी। तो तब तक के लिए आप सभी को हमारा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही जो है वीडियो देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आप सभी को हमारा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।